तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टैंक सेक्ट ने होली स्पिरिट सेक्ट की टीम को हरा दिया था और वो लोग अब सेमीफाइनल्स को जीत चुके थे। अब उनका मैच फाइनल्स में श्रेक एकेडमी के साथ होगा, मतलब कि अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस वजह से अब ये लोग मेन प्रॉब्लम पर फोकस करना शुरू करते हैं, जो कि है सन एंड मून एम्पायर से सेफली बाहर निकलना, क्योंकि तियानरेन ने हर तरफ जाल बिछा दिया था। सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि सेफ है, क्योंकि वहाँ तक अभी तियानरेन की आर्मी नहीं पहुँची। इस चीज की प्लानिंग करते वक्त इन लोगों ने एक और आइडिया निकाला कि अगर तियानरेन को ही खत्म कर दिया जाए तो उसकी ये पूरी प्लानिंग खराब हो सकती है। अभी ये लोग उसी प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में और भी कुछ प्रॉब्लम्स है। ऑरेंज ने तियानरेन से छुपकर एक लेटर यू हाओ को भिजवाया, जिसमें यही लिखा हुआ था कि वेस्टर्न साइड का गेट पूरी तरह से क्लियर है। अगर ये लोग वहाँ से निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, वरना बाद में इन्हें समय नहीं मिलेगा। अभी यहाँ से जाने का टाइम नहीं था, क्योंकि यू हाओ और काइतू को अभी अंडरग्राउंड सोल मास्टर कंपटीशन को भी अटेंड करना है। वैसे इस कंपटीशन के भी फाइनल्स ही चल रहे हैं, लेकिन उन्हें शुरू करने से पहले यू हाओ और काइतू दोनों ही उस होटल मैनेजर से मिले जिनसे पिछली बार यू हाओ और काइतू ने कुछ सीक्रेट रेयर मेटल्स की बात की थी। उस मैनेजर ने इन्हें वो प्रोवाइड करा दिए हैं। साथ ही जू शेंसी ने उस आदमी की लोकेशन भी देख ली जो कि उन रेयर मेटल्स को सेल कर रहा था। वैसे अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग में वो फाइनल मैचेस अब स्टार्ट होने थे। सबसे पहले होस्ट तीनों टीम्स को बुलाता है। असल में यहाँ वो उन लोगों को बुला रहा है जो कि अलग अलग अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उनसे मिलने से पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि यू हाओ और काइतो जिस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए थे वो जी शुई अलायंस करवा रही थी। मतलब वहाँ वो लोग कुछ सोल मास्टर्स को चुन रहे थे जिन्हें वो अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उस फाइनल मैच में भेजेंगे। ऐसे ही कुछ दूसरी अलायंस भी हैं जिन्होंने सेम इसी तरह से टूर्नामेंट करवाए और उनके जो विजेता थे या फिर जो लोगों ने पसंद आए उन लोगों ने उन्हें भेजा है। तो यहाँ वो होस्ट सबसे पहले ऑटो चैम्बर नाम के एक अलायंस के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाता है। उसके बाद फिर ऑर्डिनरी अलायंस की बारी आती है। उसमें से 3 लड़कियों ने हिस्सा लिया है और फिर जी शुई अलायंस है जिसमें यू हाओ और काइतू और वो तीसरा लड़का है जो कि सेमीफाइनल्स में यू हाओ और काइतू के साथ था। वैसे अब इन तीनों अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाने के बाद सबसे पहले जी शुई अलायंस के लीडर को बुलाया जाता है जो है नैनगोंग। उसके बाद फिर ऑटो चैम्बर के लीडर को बुलाया जाता है जो कि है ली जियांग और फिर आखिर में ऑर्डिनरी अलायंस की लीडर शैंगवान आती है। वैसे अभी इन तीनों का वेलकम करते हुए ऑडियंस जोर जोर से ताली बजा रही थी। असल में ये कंपटीशन हर कुछ सालों में होता है। यहाँ ये तीनों ही और अलायंस हैं जो कि इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाती हैं, ये देखने के लिए कि किसके अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव्स या यूँ कह लो कि किसकी अलायंस की जनरेशन ज्यादा अच्छी है। अभी इस कंपटीशन में इनाम भी रखे जाते हैं जो कि खुद अलायंस लीडर डिसाइड करते हैं कि जीतने वाले अलायंस को क्या दिया जाएगा। इस तरह से ये शर्त की तरह ही है। वैसे अभी जी शुई अलायंस का लीडर नैनगोंग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, जो देखकर ली जियांग कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो, जिस पर नैनगोंग कहता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होऊंगा, इस बार ये कंपटीशन हम ही जीतने वाले हैं। पर ये सुनकर ली जियांग कहता है कि नहीं, लगता है तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव से नहीं मिले, उन पर मुझे पूरा भरोसा है और मैं भी तुम्हारी ही तरह पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। इस वजह से मैंने अपनी तरफ से इनाम में 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स रखे हैं, जो भी जीतेगा उसे ये गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। अभी ये प्राइस पूल सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी कीमत है। पर तभी शैंगवान कहने लगती है कि हम ऑटो चैम्बर को कभी वेल्थ में कंपटीशन नहीं दे सकते, इस वजह से हम कोई महंगी चीज नहीं लाए, लेकिन काम की चीज जरूर लाए हैं। वो अपने साथ ड्रैगन मेडन को लेकर आई है। अभी ड्रैगन मेडन का नाम सुनकर सभी लोग और ज्यादा हैरान हो चुके थे। काइतू को इसके बारे में नहीं पता, इसलिए यू हाओ उसे बताता है कि ड्रैगन मेडन हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट है, जिसके अंदर ड्रैगन ब्लड है। अगर ड्रैगन मेडन किसी सोल मास्टर की मदद करे तो इससे वो सोल मास्टर 9th रिंग को भी अचीव कर सकता है, साथ ही उसका सोल बीस्ट भी बेसिक लेवल पर इवॉल्व कर सकता है। वैसे यू हाओ अभी ये भी कह रहा था कि ये बस किताबी नॉलेज है, क्योंकि यू हाओ ने ये सब बस सुना है, उसे नहीं पता कि ड्रैगन मेडन सच में एग्जिस्ट करती है या फिर करता है। वैसे अभी शैंगवान की ये बात सुनकर नैनगोंग उससे कह रहा था कि सच में तुम कमाल की हो, दूसरे जीतने वाले हैं फिर भी तुम उनके लिए इतना अच्छा इनाम लेकर आए। इस चीज से शैंगवान को गुस्सा आ जाता है। वैसे यू हाओ अभी कुछ और सोच रहा था। यू हाओ कह रहा था कि ली जियांग और उसकी ऑटो चैम्बर अलायंस के पीछे सन एंड मून एम्पायर की पूरी आर्मी फोर्स है,
मतलब ये लोग उनके साथ है। दूसरी तरफ वहाँ शान ग्वेन के साथ मिंग कैपिटल वाले हैं, मतलब मिंगदू सिटी वाले। और तीसरी तरफ जी शुई अलायंस के साथ खुद रॉयल फैमिली का साथ है। ये तीनों ही बहुत पावरफुल अंडरग्राउंड फोर्सेस हैं। ये इस तरह से कभी अंडरग्राउंड सोल मास्टर कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते ही नहीं अगर इनकी इंटरनली जरूरतें नहीं होती। यू हाउ कह रहा था कि इस सब के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसे इनाम के तौर पर स्मगलिंग का पूरा राइट मिलेगा। यू हाउ के कहने का मतलब यही है कि ये जो ऊपरी इनाम है वो बस सोल मास्टर तक सीमित है, जबकि इंटरनली ये बहुत बड़ी जंग है जो कि हर लीडर जीतना चाहता है। वैसे इस फाइनल कंपटीशन के लिए यहाँ आने से पहले जब यू हाओ और काइतो ने उस मैनेजर से मुलाकात की थी, तो वो मैनेजर इन्हें लेकर जी शुई अलायंस के लीडर नैंग गॉन्ग से मिलने के लिए आया था। ये तीनों ही अभी जी शुई अलायंस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इसलिए लीडर का इनसे बात करना बनता ही था। लीडर ने इन्हें बताया कि अब जी शुई अलायंस का ऑनर इन्हीं के हाथों में है, मतलब जी शुई अलायंस की इज्जत इन्हीं के हाथों में है। लेकिन ये बस बड़ी बड़ी बातें थी, इस सब से कोई किसी से कुछ इंटेंशनली नहीं करवा सकता। इस वजह से नैंग गॉन्ग ने इन्हें जिस लिए यहाँ बुलाया है वो चीज सामने आई। नैंग गॉन्ग बताता है कि इस कंपटीशन को जीतने से उन्हें अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे और जी शुई अलायंस की तरफ से जो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा वो होगा एक लेवल 9 का सोल गाइड आर्चरी शेल। पहली खासियत तो यही है कि ये एक लेवल 9 का सोल गाइड टूल है और दूसरी खासियत ये है कि ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, इसलिए ये किसी को मिल पाना ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी यू हाओ और काइतो तो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वैसे वहीं वो तीसरा लड़का भी खड़ा हुआ था जिसका नाम हुआंग ज़ेंग है। उसके चेहरे पर बहुत स्माइल थी क्योंकि उसे ये टूल चाहिए और कंपटीशन तो कोई एक ही जीतेगा। वैसे अब इतने में ही नैंग गॉन्ग कहता है कि यही एक इनाम नहीं है, एक चौथा इनाम भी है जो कि और ज्यादा खास होगा। जब उसने ये बात कही तो सीन वापस करंट टाइम पर आया जहाँ वो होस्ट अनाउंस करता है कि आज चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ खुद यूलिन आ रहे हैं। मास्टर यूलिन। अभी ये नाम सुनकर यू हाओ बहुत ज्यादा हैरान था। वहाँ पर यूलिन की एंट्री होती है। यू हाओ अभी मन में हमें बता रहा था कि इस पर्सन के बारे में टीचर सुआन ने यू हाओ से कई बार जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि ये सन एंड मून एम्पायर का बहुत ही ज्यादा लॉयल आदमी है, मतलब ये कभी उन्हें धोखा नहीं देगा। दूसरी चीज, इसका टैलेंट दीन होंगचेन से बहुत ही ज्यादा ऊपर का है। फिर भी ये भले ही उस अकेडमी का लीडर नहीं बना, लेकिन ये आराम से दीन होंगचेन को सरपास कर सकता है। इस पूरी बात का ओवरऑल मतलब यही है कि यू हाओ को इस आदमी से संभल कर रहना होगा। यूलिन वहाँ हवा में आकर सभी को वेलकम करता है और कहता है कि आज इस कंपटीशन का चीफ गेस्ट बनकर उसे बहुत खुशी हुई और इसी खुशी में वो आज के चैंपियन के लिए एक प्राइज लेकर आया है। इतना बोलने के बाद वो तुरंत ही अपने पास से एक बॉक्स निकालता है। बॉक्स ओपन करते ही उसमें से बहुत ही तेजी से एक लाइट निकलकर ऊपर हवा में आ जाती है, जिससे बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था। जब वो ऑरा हटा तो लोगों ने नोटिस किया कि ये एक लेवल 9 का सोल गाइड वेपन है जो कि टॉप ग्रेड में आता है। वैसे इस वेपन को खुद यूलिन ने बनाया है। वो बताता है कि ये वेपन डिवाइन नीडल है जो कि पर्सनली अभी तक सन एंड मून एम्पायर को ही बिलोंग करती थी। वो कहता है कि जिस तरह से सन एंड मून एम्पायर के दुश्मन नहीं बच सके, वैसे ही इस डिवाइन नीडल के हमले से कोई नहीं बच सकता। यहाँ वो अपने वेपन के बारे में बताते हुए कहता है कि इसका अटैक करीबन 30 किलोमीटर की रेंज तक फैल सकता है। अगर सामने वाला सोल मास्टर अच्छी मेंटल पावर होल्ड करता है तो वो इजीली इससे एक बहुत ही बड़ी आर्मी तक को रोक सकता है। आखिर में वो यही बात कहता है कि मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन जीतेगा, पर जो भी इसे जीतेगा वो इसे और इसके ओनर को हमेशा मेंटेन कर रखे। इतना कहने के बाद उसने इस कंपटीशन को स्टार्ट करने के अनाउंसमेंट कर दी थी। बीच में ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें यहाँ आने से पहले युनलिन ने त्यानरेन से मुलाकात की थी। त्यानरेन भी युनलिन पर बहुत भरोसा करता है, इसलिए उसके यहाँ आने से पहले त्यानरेन ने युनलिन को बताया कि इस कंपटीशन में युनलिन की मुलाकात तैंग वू नाम के एक लड़के से होगी जिसकी रियल आइडेंटिटी तैंग सेक्ट से बिलोंग करने वाले यू हाओ की है। तब त्यानरेन ने इससे कहा था कि कंपटीशन के बीच में तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कंपटीशन खत्म होने के बाद जैसे ही तुम्हें मौका मिले तो कोशिश करना कि तुम यू हाओ का काम वहीं खत्म कर दो, जिससे आगे चलकर वो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वैसे अब उसने इस कंपटीशन को शुरू करने की अनाउंसमेंट कर दी थी। वो बताता है कि सबसे पहले
सभी सोल मास्टर्स को 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिस समय में उन्हें एक सोल गाइड टूल तैयार करना है। इतना कहते ही ये कंपटीशन शुरू हुआ और पहला राउंड स्टार्ट हुआ। सभी को आइटम्स दे दिए गए थे। सभी लोग तो अपने सोल गाइड टूल बनाने में लग गए, लेकिन यू हाओ बस आउटर सेल बनाने में लगा हुआ था। ये चीज अभी नैंगोंग को भी समझ नहीं आ रही थी। उसे यू हाओ की काबिलियत पर भरोसा तो है, क्योंकि मैनेजर ने बहुत तारीफ की थी, पर आउटर सेल ज्यादा मैटर नहीं करता। मेन चीज सोल गाइड टूल का इंटीरियर मतलब अंदर का सिस्टम मैटर करता है। लेकिन यू हाओ अभी इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहा। अभी नैंगोंग को इसी चीज की चिंता हो रही थी। लेकिन इतने में ही सीन चेंज होकर सीधा सिटी पर आया, जहाँ तियानरेन और ऑरेंज अभी अपने मैंशन में थे। वहाँ तियानरेन ऑरेंज से कह रहा था कि क्या तुम भी उस अंडरग्राउंड सोल गाइड कंपटीशन को देखना चाहती हो, क्योंकि तुम भी एक सोल मास्टर हो, तुम्हें भी बाहर घूमने की या फिर ऐसे किसी कंपटीशन को देखने की इच्छा होती होगी। इस पर ऑरेंज कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ हूँ और खुश हूँ, मैं कहीं अकेले नहीं जाना चाहती। ये सुनकर तियानरेन खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग कभी नहीं सुधरते, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आ ही जाते हैं। अभी ऑरेंज को ये चीज समझ नहीं आई थी कि वो ये क्या कह रहा है, लेकिन असल में तियानरेन ने एक एनर्जी महसूस कर ली थी जो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आ रही है। ये एनर्जी और किसी की नहीं बल्कि टीचर जुआन की और बॉडी सेट के ग्रेट एल्डर मास्टर वूसी की थी। अब ये चीज तो हमें पिछले पार्ट में ही पता चल गई थी कि टीचर जुओ ने वो सभी मैसेजेस श्रेक एकेडमी तक पहुंचा दिए हैं, जिस वजह से टीचर जुआन यहाँ आने के लिए निकल चुके थे। साथ ही वीनर ने भी ये मैसेजेस पहुंचा दिए थे। इसी वजह से बॉडी सेट के ग्रेट एल्डर मास्टर वूसी भी यहाँ आ गए। अभी वो दोनों ही जब सन एंड मून एम्पायर में एंटर कर रहे थे, उसी दौरान एक ड्रैगन ने उसका रास्ता रोक लिया। ये असल में ड्रैगन एम्परर का ड्रैगन है, मतलब कि लॉन्ग ज़ियाओ याओ का। वैसे लॉन्ग ज़ियाओ याओ ने जैसे ही इसका रास्ता रोका तो तुरंत ही मास्टर वूसी कहने लगे कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ड्रैगन एम्परर एक मामूली डिसेबल पर्सन का गार्ड डॉग बन चुका है। ये सुनकर लॉन्ग ज़ियाओ याओ को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो ज्यादा जवाब नहीं देते। वो बस कहती है कि यकीन तो मुझे नहीं होता कि तुम श्रेक एकेडमी का साथ दे रहे हो। शायद तुम भूल गए कि मुंह से लड़ते वक्त तुम्हारे भाई को कितनी चोट आई थी। उसने तो अपनी जान गंवा दी, लेकिन फिर भी तुम श्रेक एकेडमी के साथ फिर से मिल गए। इस पर मास्टर वूसी जवाब देते हैं कि मेरे बड़े भाई की लड़ाई अलग थी, अभी हम यहाँ तुम्हारे खिलाफ आए हैं क्योंकि तियानरेन हमारे खिलाफ है। आखिर तुम बुरे लोगों का साथ कैसे दे सकते हो? क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? जिस पर लॉन्ग ज़ियाओ याओ जवाब देते हैं कि मैं कुछ नहीं भूला, पर अब जब तुम लोग तियानरेन से लड़ने आए हो तो मैं बता दूं कि तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे। और एक चीज और समझ लो कि वूसी, तुम और ये जुआनजी दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। उनके इतना कहते ही यहाँ टीचर जुआन और मास्टर वूसी दोनों ने ही अपनी पास एक्टिवेट कर ली थी और फिर इन तीनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो गई थी। जिस लड़ाई की एनर्जी वहाँ तियानरेन ने भी नोटिस कर ली है। वैसे लड़ाई के दौरान टीचर जुआन और मास्टर वूसी दोनों साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके हमले को लॉन्ग ज़ियाओ याओ और बहुत ही इजीली रोक लेते हैं। अभी इससे बहुत ही ज्यादा इंटेंस एनर्जी निकल रही थी, जिस एनर्जी को महसूस कर वहाँ तियानरेन कह रहा था कि सीनियर लॉन्ग सच में अभी की जनरेशन के लिए एक पावर हाउस की तरह है। वो 2 लेवल 98 के सुपर डॉलर मास्टर्स के साथ एक साथ लड़ाई कर रहे हैं, वो भी फेस टू फेस। वहाँ लड़ते वक्त लॉन्ग ज़ियाओ याओ कह रहे थे कि तुम दोनों मुझसे लड़ने के काबिल नहीं हो, अभी भी समय है, वापस लौट जाओ, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? पर ये सुनकर टीचर जुआन और मास्टर वूसी दोनों को ही गुस्सा आ गया और दोनों ही अपने बेस्ट अटैक परफॉर्म करने लगे। वहाँ टीचर जुआन ने डिवाइन बुल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया और यहाँ मास्टर वूसी ने भी अपनी धर्मा बॉडी को समन करते हुए एक साथ लॉन्ग ज़ियाओ याओ के ड्रैगन पर हमला कर दिया। अभी यहाँ इतनी खतरनाक लड़ाई चल रही है और वहीं दूसरी तरफ उस अंडरग्राउंड सोल मास्टर कंपटीशन में बिल्कुल शांति है। सभी 3 घंटे के लिए चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि सभी रिप्रेजेंटेटिव सभी सोल गाइड टूल बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ युनलिन अभी सभी पर नजर रखे हुए था कि कोई चीटिंग ना करे, जिस बीच उसकी नजर यू हाओ पर भी पड़ती है। खासकर तो वो यू हाओ को ही देख रहा है। अभी यू हाओ बहुत ही धीरे धीरे अपने सोल गाइड टूल को तैयार कर रहा है, जो देखते हुए युनलिन मन में कहता है कि कहीं तियानरेन से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई
ये लड़का तो किसी के लिए भी खतरा नहीं लगता, इसके तो हाथ तक ढंग से नहीं चल रहे। वैसे यू हाउ ने भी अभी टीचर जुआन, मास्टर वूसी और ड्रैगन एम्पर की लड़ाई की एनर्जी नोटिस कर ली थी। वो जान गया था कि बाहर लड़ाई चल रही है और इस चीज के बारे में यू हाउ को पहले से खबर थी। उसे यहाँ से निकलना है, लेकिन वो कंपटीशन के बीच यहाँ से नहीं जा सकता और कंपटीशन को भी कंटिन्यू करना जरूरी है। इस वजह से यू हाउ सेम टाइम पर अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह से बाहर भेज रहा था, जिससे कि वो एज अ स्पिरिचुअल क्लोन वहाँ जाकर कमांड दे सके, क्योंकि वो दूसरा काम भी जरूरी है। इस कंपटीशन के लिए उस काम को नहीं छोड़ा जा सकता। यू हाउ ने अपनी एनर्जी को अभी शेयर किया और जहाँ वैंग डोंगर और बाकी सभी थे वहाँ उस एनर्जी को ले गया और अपना एक स्पिरिचुअल क्लोन क्रिएट किया। ये टेक्निक असल में स्काई ड्रीम ने उसे सिखाई थी। अभी वैसे तो इस टेक्निक का यूज करने के बाद यू हाउ अभी फाइट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे बस कमांड देनी है, जो कि फाइटिंग वगैरह का काम है वो वैंग डोंगर और बाकी उसके दोस्त संभाल लेंगे। अभी यू हाउ जब उनके साथ वहाँ से जा रहा था तो वो मन में यही कह रहा था कि आसमान में अभी 298 लेवल के सुपर डॉलो और एक 99 लेवल के पीक सुपर डॉलो मास्टर की लड़ाई चल रही है। अगर उसे ये जरूरी काम नहीं होते तो वो इस लड़ाई को कभी मिस नहीं करता। वैसे अगर आप भी यही सोच रहे हो कि वो जरूरी काम क्या है, तो वो जरूरी काम है उन रेयर मेटल्स को चुराना जिनकी स्मगलिंग चल रही है। असल में तब जू शेंसी ने पीछा ही इसलिए किया था जिससे कि ये उस जगह की लोकेशन का पता लगा पाए, क्योंकि जब सिटी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब कि वो लड़ाई शुरू होगी, तब किसी का भी ध्यान उस जगह पर नहीं होगा जहाँ रेयर मेटल्स है। अभी यू हाउ और उसका वो ग्रुप उस जगह पर पहुँच चुके थे। वो दूर से नजर रख रहे थे क्योंकि अभी वहाँ सन एंड मून एम्पायर के कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं। असल में ये ऑफिशियल गार्ड्स नहीं है, ये बस वो गार्ड्स हैं जो इन रेयर मेटल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी वहाँ का जो इंचार्ज था उसका नाम है ली और सब उसे लॉर्ड ली कहकर बुलाते हैं। अभी जब वो गार्ड पूछ रहे थे कि क्या उन्हें भी यहाँ रुकना है, तो लॉर्ड ली उनसे कहता है कि नहीं, वो यहाँ से जा सकते हैं, इस जगह को वो अकेले ही प्रोटेक्ट कर लेगा। जो सुनकर गार्ड्स वहाँ से चले गए। अभी लॉर्ड ली के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि वो अभी उन स्मगलर्स को भी धोखा देने की फिराक में है, क्योंकि उसे खुद और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। यही सोचते हुए वो अंदर चला गया और उसने गेट लगा लिया। यू हाउ अभी ये सब देखकर कह रहा था कि ये लोग बुरा काम भी ईमानदारी से नहीं करते। इतना कहने के बाद उसने वैंक्वेयर को अंदर जाने को कहा। अभी वहाँ गेट लॉक कर लॉर्ड ली जब जा रहा था तो वो यही सोच रहा था कि वो बाकियों से क्या कहेगा। उसने पूरी एक कहानी तैयार की। उसने कहानी बनाई कि जब बाहर लड़ाई चल रही थी तो कुछ इंट्रूडर्स, मतलब कुछ लोग यहाँ रेयर मेटल्स चुराने के लिए आए। लॉर्ड ली ने उनसे बहुत फाइट की, पर वो रेयर मेटल्स नहीं बचा पाए। अभी यही कहानी बड़बड़ाते हुए वो खुश हो रहा था, क्योंकि उसे ये कहानी अच्छी लग रही थी। इतने में ही वैंक्वेयर पीछे से अपना स्पीयर उसकी बॉडी के आर पार करते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छी कहानी है, अगर हम एक बॉडी भी पीछे छोड़ देंगे तो ये कहानी बिल्कुल असली लगेगी। अभी वैंक्वेयर के इस हमले ने लॉर्ड ली को वही जान से मार दिया था, जिसके बाद उन्हें अंदर आने की चाबियां मिल गई और यू हाउ ने वो चाबियां उठा ली। ये सभी लोग यहाँ से डायरेक्टली अंदर नहीं जा रहे हैं। यू हाउ ने अलग प्लान तैयार किया है। वो यहाँ जियो शेन और नाना से कहते हैं कि वो दोनों यहीं बाहर रुककर नजर रखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई और भी आ सकता है। अगर उन्हें कोई और दिखाई दे तो वो तुरंत ही यहाँ से होटल की तरफ चले जाएं, जहाँ इस रास्ते के एंड पर उन्हें जू शेंसी और ज़ैंग नैनन मिल जाएंगे। यू हाउ ने ये चीज भी क्लियर कर दी थी कि यहाँ भले ही कितने भी लोग उन्हें दिखाई दे, वो दोनों यहाँ बिल्कुल ना रुके। उन्हें यू हाउ और बाकियों की चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर उन्होंने उन दोनों को बाहर छोड़ दिया और ज़्याओ ज़्याओ, वैंक्वेयर और वैंग डोंगर यू हाउ के साथ वहाँ से अंदर की तरफ चले गए। दरवाजा खोलने के बाद जब वो लोग अंदर आए तो वहाँ कमरे में कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो हैरान थे, लेकिन समझ चुके थे कि वहाँ किसी तरह का खास मैकेनिज्म है जो कि रेयर मेटल्स को छुपाने के लिए यूज किया गया है। यू हाउ ने अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से नोटिस किया तो उसे पता चला कि एक दरवाजा है जो कि शेल्फ के पीछे छुपाया गया है। उस दरवाजे को खोलने के बाद ये लोग एक दूसरे कमरे में पहुँचे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं था। वहाँ एक लॉक जरूर दिखा जिस पर नंबर्स चुनने थे, लेकिन इन्हें पासवर्ड नहीं पता। वैसे यहाँ आने से पहले जब यू हाउ लॉर्ड ली पर नजर रख रहा था तब उसने नोटिस किया था कि लॉर्ड ली उन गार्ड्स के जाने से पहले उन गार्ड्स के लीडर के साथ बात कर रहा था, और बात के दौरान उसने अपने मुंह से एक नंबर बोला था जो कि था 2018। अभी जब वैंग डोंगर ने आसपास देखा
तो उसे भी एक वैसा ही लॉक दिखा जिस पर नंबर सिलेक्ट करने थे। यू हाओ ने 2014 लिखने को कहा और जैसे ही वैंग डॉगर ने वो सिलेक्ट किए, सामने एक और दरवाजा ओपन हो गया। इसके बाद वो सभी लोग सीधा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। तभी सीन चेंज होकर वहाँ अंडरग्राउंड सोल गाइड कंपटीशन पर आता है, जहाँ अभी तक पूरे 3 घंटे कंप्लीट नहीं हुए थे। लोगों का काम लगभग खत्म होने को आया है। अभी वो लोग मैजिक कोर को परफेक्टली कार्व कर रहे हैं, जिससे कि वो सोल गाइड टूल में उसका यूज कर सके। लेकिन यू हाओ ने अभी तक अपने मैजिक कोर को हाथ तक नहीं लगाया। यू हाओ बस वहीं बाहर का शेल तैयार करने में लगा हुआ है। वहाँ ऊपर अचानक ही होली स्पिरिट सेट के डेप्यूटी लीडर की एंट्री होती है। वहीं खड़ा एक आदमी उसे बाहर की सिचुएशन के बारे में बताता है, मतलब उसी फाइट के बारे में, जो सुनकर वो डेप्यूटी लीडर कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमारे पास बहुत समय है। यहाँ यू हाओ ने ये चीज नोटिस कर ली थी। अभी वैसे तो वो उसी टूल को क्रिएट करने में लगा हुआ है, लेकिन उसे अब जल्दी करनी होगी, क्योंकि उसके हिसाब से शायद होली स्पिरिट चर्च भी अब इस लड़ाई में इन्वॉल्व होने वाला है। अभी इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।